मेरा नाम बिलावल है, सॉरी मैं बताना भूल गया। हाँ बिलावल बताओ। मेजर साहब आज हम जलील नहीं हुए, क्या आप कुछ कर सकते हैं, अर्जेंटली कुछ कर सकते हैं? मतलब यार लिथियम तुम्हें क्यों चाहिए पाकिस्तानी, तुम क्या करोगे लिथियम का? हमने दे दिया, चलो हमने बोला कि आधा तुम्हारा आधा हमारा, तुम करोगे क्या इससे? भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि भारत में तो औकात है नहीं किसी की ऐसा कुछ करे। भारत में तो कोई कुछ करेगा नहीं। ऐसा है कि शर्मा जी दोपहर का खाना दे देंगे और गुप्ता जी रात का खाना दे देंगे, इससे इसके अलावा कोई पॉलिसी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों बड़ी खास खबर है, और खबर यह है कि एक यूके ने एक रिपोर्ट निकाली है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड ने एक रिपोर्ट निकाली है। और वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट यह कहती है कि The review into the government's counter-terrorism early intervention prevent strategy published this week warned that rhetoric from Pakistan is impacting UK Muslim communities when it comes to inflaming anti-India sentiment, particularly around the subject of Kashmir. और इसमें लिखा है, The review carried out by Commissioner for Public Appointments William Shawcross also warns against a false narrative being disseminated by a tiny number of pro-Khalistan groups operating in the UK. I have seen evidence of UK extremist groups as well as Pakistani cleric with a UK following, calling for the use of violence in Kashmir. I have also seen evidence demonstrating that flashpoints related to Kashmir lead to significant surge in interest from UK Islamists. ठीक है जी, एक तो ये बात है। दूसरी चीज, ये जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, मैं उसी रिपोर्ट से आपको पढ़ के बताता हूं। इस रिपोर्ट का, और ये रिपोर्ट आपके स्क्रीन पे है, पेज 148, और पॉइंट है 6298. It is common for narratives around blasphemy in the UK to have a connection back to the hardline Pakistani clerics or the Khatm-e-Nabuwat movement, which has a well-established presence in Pakistan. I have similar concerns over how rhetoric from Pakistan is impacting UK Muslim communities when it comes to inflaming anti-India sentiments. वही जो मैंने पहले बोला था। और फिर ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तानी क्लेरिक, ये सब 6.299 है। ये रिपोर्ट हम आपके स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं इस पे ना आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूं। ये है क्या ये मामला, ये जो पूरा फंडा है ना, व्हाट इज दिस? देखिए, ये इस तरीके से है कि पाकिस्तानी भी विदेश जाते हैं, भारतीय भी विदेश जाते हैं, चाइनीज भी विदेश जाते हैं, अमेरिकन भी विदेश जाते हैं, और सब लोग दूसरी कंट्रीज में सेटल होते हैं। ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज जिसको कहा जाता है, राइट? और सबके कोई ना कोई दूर दराज के रिश्तेदार होंगे जो विदेश में सेटल होंगे, और बाहर जाना या बाहर से इधर आना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जाइए, जहां पे आपको खुशी मिलती है वहां पे आप सेटल करिए। प्रॉब्लम यह है कि खासतौर से पाकिस्तानियों में क्या परेशानी है कि ये पाकिस्तान छोड़ देते हैं क्योंकि पाकिस्तान से डिप्रेस हैं ये, राइट? ये पाकिस्तान से डिप्रेस्ड हैं, इसलिए पाकिस्तान छोड़ते हैं। और जैसे ये यूके पहुंचते हैं, जैसे ये कनाडा पहुंचते हैं, जैसे अमेरिका पहुंचते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पहुंचते हैं, ये दोबारा एक पाकिस्तान बनाने की वहां पे कोशिश करते हैं। और मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती, अगर आप पाकिस्तान से दुखी हैं, अगर आप पाकिस्तान से परेशान होकर पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, तो इंग्लैंड के अंदर दूसरा पाकिस्तान क्यों बना रहे हो यार? मतलब दिस डिफाइज ऑल लॉजिक, राइट? तो ये जो रिपोर्ट है वो ये मैं 2017 में गया था यूके। 2017 में यूके गया था। मुझे जो यूके की पार्लियामेंट है वहां पे मुझे वहां से इनविटेशन आया था। फिर मैंने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्पीच भी दी थी कश्मीर के मामले में। और वहां से आने के बाद मैंने एक आर्टिकल लिखा था, और ये आर्टिकल ये देखिए, इट इज कॉल्ड द कैलिफ ऑफ लंदन। ये पब्लिश हुआ था वहां पे एक न्यूज़पेपर में, और द कैलिफ ऑफ लंदन। और ये उस वक्त मैंने ये बताया था, ये जो अभी रिपोर्ट है ना, ये तो अब आई है 2023 में, मैंने यही बात करी थी 2017 में। आप ये रिपोर्ट देखिए और इसकी डेट देखिए आप, जब मैंने बोला था कि ये रेडिकल इस्लामिज्म इतनी ज्यादा घुस गई है इंग्लैंड के अंदर, ये इंग्लैंड को प्रॉब्लम देगी बाद में। ये काबू आने वाले लोग नहीं है। उसमें से अंजुम चौधरी करके एक, आई थिंक ऐसी कुछ नाम है उसका, क्लेरिक है, बिल्कुल दिमाग से पैदल। वो एक्चुअली कह रहा है कि जो बकिंगहम पैलेस है ना, उसको मॉस्क बना दो, उसको मस्जिद बना दो, जहां पे वहां पे किंग चार्ल्स रहता है। पहले वहां पे कई साल क्वीन एलिजाबेथ रही वहां पे। बकिंगहम पैलेस जो उनकी आइकॉनिक बिल्डिंग है, वहां पे राजे महाराजे उनके वहीं पे रहते हैं। ही सेड उसको मस्जिद बना दो यार, क्वीन को बोलो कलमा पढ़े, वो मुसलमान बन जाए। ये ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है? और मैं आपको बताता हूं ये होता किस तरीके से है।
इल्हान उमर नहीं थी जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस करा था? इल्हान उमर आपने देखा होगा मेरे पुराने वीडियोस में, जो एक बार इमरान खान से भी मिलने गई थी, जिसने अपने खुद के भाई से शादी कर ली थी, अमेरिका का सिटीजनशिप बनने, वो कांग्रेस वुमन बन गई, जिसको अभी रिपब्लिकन्स ने लात मार के निकाला, देश से नहीं उस प्लेटफॉर्म से निकाल दिया। इल्हान उमर सोमालिया से गई है, वो सोमालिया की है, और सोमालिया से परेशान होके, सोमालिया से थक के, सोमालिया से बिल्कुल टूट के, हार के वो पहुंचती है अमेरिका, और सबसे पहला काम क्या करती है अमेरिका में जाके? एक और सोमालिया बनाने की कोशिश करती है। ये लॉजिक आपको समझ में आता है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि जहां से तुम भाग कर आए हो वही माहौल यहां पे क्यों क्रिएट कर रहे हो? उनको वही चाहिए। तो इल्हान उमर जो है, ऐसे ही लोग पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हैं, ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ठीक है, जो आम लोगों को भड़काते हैं। आपने देखा होगा मंदिर तोड़ दिए, मैं यूके की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट यूके। वो मंदिर में से वो झंडा, जो भगवा झंडा है, उसको निकाल दिया, ये करा वो करा। तो ये सब बहुत काम करते हैं ये लोग। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि भारत में तो औकात है नहीं किसी की ऐसा कुछ करे, भारत में तो कोई कुछ करेगा नहीं ऐसा, तो ये बाहर करते हैं। तो मैं, जो यूके वाले हैं ना, जो सुन रहे हैं ये, और यूके वाले काफी इंडियंस भी हैं वहां पे, तो जितने भी इंडियंस हैं हमारे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हैं, किसी भी धर्म, किसी की जाति, किसी की रंग के, किसी भी स्टेट के हों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इंडियन से खासतौर से, जो यूके में रहते हैं, जो यूएस में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, आप लोग कहीं पे भी रहते हैं ना, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ये जो पाकिस्तान और कुछ ऐसे एक दो मुल्कों से जो नासूर एक्सपोर्ट हो रहा है ना बाहर, जो इस तरीके की गलीज हरकतें करते हैं, यू शुड रेज अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस रेज करनी पड़ेगी अपनी सोसाइटीज में। जो आपके वो हैं, जो आपके कांग्रेस वुमेन है या कांग्रेसमैन है वहां पे, जो भी आपका लोकल है, या यहां पे आपके इंग्लैंड में देखिए आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको उसके सामने ये बात रखनी पड़ेगी कि ये हमारी सोसाइटीज में हो रहा है, ये जहर फैल रहा है। क्योंकि वो चाहते क्या है, मैं आपको बता दूं, इस्लामिस्ट। ये बात जब मैंने लिखी थी ना, लोगों ने बोला कि मेजर तुम तो कम्युनल हो, और ऐसे कमेंट्स की, ही इज अ हाईली कम्युनल पर्सन और ही इज हाईली दिस थिंग, फलाना ढिमका। और वही अब एक अंग्रेज कह रहा है तो सब चुप है। और ठीक है, माना कि मेजर की चमड़ी गोरी नहीं है यार, भूरी भूरी, थोड़ी सी डार्क भूरी ही है, लेकिन झूठ तोड़ना बोल रहे हैं हम भी तो सच्ची बोल रहे हैं। कैलिफ ऑफ लंदन वो आर्टिकल पढ़िएगा, और मैंने उसमें बताया है कि किस तरीके से रेडिकल इस्लामिस्ट ने बिल्कुल वहां पे कब्जा करना, ऐसी ऐसी जगह हैं, और ये मैंने लिखा है, मैंने 2017 में ये बात लिखी थी, आज से 5 साल पहले। ऐसी ऐसी जगह है दोस्तों जहां पे कि नॉन मुस्लिम को घुसने नहीं देते रेडिकल इस्लामिस्ट्स, और इनसे जो आम मुसलमान है वहां पे वो भी परेशान है। वो आए हैं अपने बच्चों का फ्यूचर देखने के चक्कर में, ये वहां पे खड़े हो जाते हैं सड़क पे कि तुम्हारी लड़की ने हिजाब क्यों नहीं पहना, इसने नमाज क्यों नहीं पढ़ा, इस लड़के ने टोपी क्यों नहीं पहनी, ये क्लीन शेव क्यों है, लड़कियां अकेले क्यों जा रही हैं। ये काम करते हैं इंग्लैंड में जाके, और इंग्लैंड की पुलिस इनका कुछ नहीं कर पाती। वाइट गिल्ट क्या है? वाइट गिल्ट का इसमें बहुत बड़ा एक रोल है कि जो गोरा आदमी है ना, उसने बहुत बुरा करा, कॉलोनियलिज्म करी, ये मारकाट करी, अब उसको बुरा लग रहा है, कहता है यार इनको जो करना करना, तो मैंने बहुत बुरा कर लिया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, वो साधु बनने की कोशिश में। उस वाइट गिल्ट के चक्कर में बाकी लोग ठोके जा रहे हैं, राइट। मैं फिर कह रहा हूं, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें जो करना है करो, दूसरे मुल्क में आग लगा रहे हो ना लगाओ। ओ भाई, खालिस्तानी भी जो रेफरेंडम कर रहे हैं भारत के अंदर थोड़ा ना कर रहे हैं, तुम्हारी औकात है तुम कर लो यहां पे। ओ भाई, जो तुम कह रहे हो 60,000 65,000 लोग आए थे खालिस्तान बनाने के लिए, और खालिस्तान बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, जो टोपी ड्रामा तुम लोग करते हो, तुम भारत में आके कर लो एक बार रेफरेंडम, तुम कर लो। मेजर एक वीडियो बना के हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग लेगा, आई विल अपोलोजाइज टू ऑल द खालिस्तानीज। लेकिन तुम्हारा दम नहीं है, तुमने करना है कनाडा में। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तुम उसी थाली में खाकर, ये रेडिकल इस्लामिस्ट और खालिस्तानी उसी थाली में खाते हैं, उन्हीं के साथ गद्दारी करते हैं। जिस मुल्क का इनके पास पासपोर्ट है, उसी मुल्क के साथ, अरे इंग्लैंड का एक कल्चर है, उस कल्चर को क्यों नहीं अपनाते जब उस मुल्क में गए हो तो? इफ यू हैव गॉन टू दैट कंट्री, एम्ब्रेस दैट कल्चर। यू शुड बिकम इंग्लिश मैन एंड इंग्लिश वुमेन, इन द सेंस दैट आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो आप रखिए, जरूर रखिए। आप मंदिरों में जाइए, मस्जिदों में जाइए, गुरुद्वारों में जाइए, गिरजाघरों में जाइए, क्यों नहीं जाना चाहिए आपको। लेकिन रिलीजन अलग चीज है, कल्चर अलग चीज है। आप अपना कल्चर, एक कल्चर को छोड़ के जिससे आप परेशान हैं, ठीक है, आप वहां पे पहुंचते हैं। और यही मैं बता रहा हूं, ये टॉप बॉडीज में घुस चुके हैं। जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक था जिसकी मेरे साथ बहस हो गई थी, मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था। क्या नाम था उसका? लॉर्ड नजीर अहमद। लॉर्ड नजीर अहमद की मेरी बहुत तगड़ी एक बहस हो गई थी, और यह हुई थी किंग्स कॉलेज लंदन में।
और उस बहस में ये लॉर्ड नजीर पाकिस्तानी डिसेंट का है, लेकिन लॉर्ड इसलिए लिखता है क्योंकि वहां पे अपर हाउस का है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ये मेंबर है और पियर है। इसको पियरेज से निकाला, इसको निकाला वहां से, क्योंकि इसके ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और डोमेस्टिक वायलेंस के इसके ऊपर केसेस थे। इसने अंडर एज बच्चों के साथ गलत करा है। ये हैं पाकिस्तान के जो टॉप ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वहां पे जो जाते हैं और ये गलत काम करते हैं। ग्रूमिंग गैंग्स क्या होते हैं, जरा ये आप इन्वेस्टिगेट तो करिए। व्हाट आर ग्रूमिंग गैंग्स, पता लगाइए कि ग्रूमिंग गैंग्स क्या होते हैं। व्हाट आर ग्रूमिंग गैंग्स, जो यूके में बड़े फेमस हैं। और दिस इज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड। और मैं खालिस्तानियों से कहता हूं, मैं तुम्हें खालिस्तानी कहूंगा, तुम हिंदुस्तानी कहलाने के लायक नहीं हो। खालिस्तानियों, अगर थोड़ी सी भी शर्म है और ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में सुना है ना, अगर थोड़ी सी शर्म है तो फिर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है, ठीक है। बाजवा साहब ने एक बयान ऐसा दे दिया जिससे कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं उसमें भूकंप आ गया। बाजवा ने यह बोल दिया साहब कि इमरान खान मुल्क के लिए बहुत खतरनाक था, और कमर जावेद बाजवा ने बोला है कि अगर इमरान खान और उसकी सरकार रहती तो पाकिस्तान नहीं रहता। ड्यूरिंग अ कॉन्वर्सेशन विद जर्नलिस्ट जावेद चौधरी साहब एक बड़े सीनियर वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, मैं उनको देखता भी हूं, फॉलो भी करता हूं उनको, जावेद चौधरी साहब। बाजवा claimed that in a cabinet meeting, the then Prime Minister Khan used a vulgar word in the Punjabi language to describe Mohammed bin Salman, the Saudi Crown Prince. एक कैबिनेट मीटिंग में गाली देते हुए इमरान खान ने एक भद्दी गाली दी, एक गंदी गाली दी। किसको दी? ये मोहम्मद बिन सलमान को, जो कि क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के। At that time, Prime Minister Imran Khan, when he was Prime Minister in a cabinet meeting, abused in the filthiest language possible Crown Prince Mohammed bin Salman of Saudi Arabia. According to Bajwa, the incident was later reported to the Saudi ambassador in Islamabad by one of Khan's ministers, though the identity of the minister was not disclosed by the former army chief. Chaudhary then asked Bajwa why he did not save the PTI government. Bajwa replied that if he had acted in his own self-interest, he would have continued to support Imran Khan and retired with dignity, bidding farewell to him. However, he claimed that he chose to sacrifice his own image. अच्छा, बेसिकली बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि साहब ये खान तो पागल है, इसको आता वाता कुछ है नहीं, इसको टांग दो, मुझे चोरी करने दो, बाकी सबको जेल में डालो। तो ये जो है ये खान ऐसे करता है। तो उन्होंने ये बोला कि भाई इमरान खान इतना खतरनाक हो गया था हमारे मुल्क के लिए, मैंने इसकी सरकार नहीं गिराई। ये दूसरे उसका हवाला दे रहा हूं मैं, दूसरी न्यूज क्लिपिंग का। उसने बोला मैंने सरकार नहीं गिराई, मैंने इसकी सरकार गिरने से बचाई नहीं, बस मैंने दखल अंदाजी नहीं करी। और हमने एक अंडरस्टैंडिंग कर ली थी अपनी आर्मी में कि यार हम पॉलिटिक्स में अब नहीं पड़ेंगे ज्यादा, हमने बहुत इस देश का बेड़ा गर्क करा है एंड वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। तो इसने गाली दी उस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जिसके टुकड़ों पे पाकिस्तान पला है। अमेरिका के भी पाकिस्तान काफी लोगों के टुकड़ों में पला है, उसमें से एक मोहम्मद बिन सलमान भी है, ठीक है ना। तो उसको गाली दी और ये सब, और ये मोहम्मद बिन सलमान को पता लग गया कि इमरान खान ने ऐसी गाली दी है। फिर इमरान खान का गला सूख गया। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है। अब पूरी तरीके से जनरल कमर जावेद बाजवा सियासत में कूद गए, और ये जावेद चौधरी को आई थिंक तीसरा या चौथा इंटरव्यू है जो दे रहे हैं वो, ऐसी बात नहीं है। ही कीप्स ऑन गिविंग इंटरव्यूज टू जावेद चौधरी, वो देते रहते हैं इंटरव्यू ऐसे। तो जनरल बाजवा ने अब बात करनी शुरू करी है। अच्छा जी, पाकिस्तान से आपको पता ही होगा कि आईएमएफ ने मुंह मोड़ लिया। 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं और पाकिस्तान को आईएमएफ ने कोई राहत नहीं दी, बस बातचीत चल रही है। और पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है वो करीब 1.5 बिलियन के आसपास है अभी। मैं बता रहा हूं आपको, 1.5 बिलियन से ज्यादा नहीं है इनका। कल हमने बोला था 3 से कम है, लेकिन हमने ये भी आपको बात बताई थी 8-10 दिन पहले का बताते हैं, ये लेटेस्ट नहीं बताते। इनका 1.5 बिलियन से ज्यादा का नहीं है पाकिस्तान का। जब इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी आपको पता लग जाएगा। आज की डेट नोट करिएगा कि मेजर ने बोला था इनकी 1.5 बिलियन से ज्यादा नहीं है। इनके बहुत बुरे हाल हैं पाकिस्तान के, इनके लाले पड़ रहे हैं। और मैं बता रहा हूं, अगर नहीं हुआ आईएमएफ का मामला, पाकिस्तान डिफॉल्ट तो करेगा, डिफॉल्ट कर चुका है वैसे। वो ये मांगे तांगे के पैसे खुद के तो है नहीं, लेकिन डिफॉल्ट करने के बाद पाकिस्तान में इतना बुरा टाइम आने वाला है कि जिसको कहते हैं ना कि इनके फरिश्ते नहीं सोच सकते। और ये खुद की इनकी फॉल्ट है, खुद की इनकी प्रॉब्लम है जो अपने ऊपर इतना बुरा वक्त लेकर आए। तो पाकिस्तान ने, ये मिफ्ता इस्माइल हैं जो पहले, इसके पहले ना, ये इशाक डर के पहले जो हुआ करते थे फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के,
मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर ये प्रोग्राम मिल जाता है आईएमएफ का, जो कि मिलेगा, इसके इमीडिएटली बाद उनको दूसरे प्रोग्राम में जाना पड़ेगा क्योंकि इसके पास है ही नहीं पैसे। भाई पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर बगल वाले, पाकिस्तान बेसिकली क्या है, कह रहा है कि यार इधर शर्मा जी रहते हैं, इधर गुप्ता जी रहते हैं, ठीक है, दोपहर का खाना शर्मा जी दे देंगे और रात का खाना गुप्ता जी दे देंगे, अपना काम बन जाएगा, ठीक है, और नाश्ता थोड़ा बहुत ब्रेड चाय के पैसे हमारे पास, जो चिल्लड़ विल्लड़ है वो तो है। अब इशू ये हो गया, ठीक है, कि शर्मा जी परेशान हो गए। शर्मा जी ने बोला यार 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ठीक है, तुम तो डेली डेली आ जाते हो, राइट। गुप्ता जी के घर की घंटी दबाई, पता लगा गुप्ता जी घर में ताला लगा, गुप्ता जी है नहीं। अब ये कह रहे क्या क्यों, इन्होंने अपना इंतजाम नहीं करा, इन्होंने डिपेंड करा था कि दाएं और बाएं से हम लेते रहेंगे और खाते रहेंगे। गुप्ता जी अपने परिवार को लेकर चले गए छुट्टी, कुल्लू मनाली, और शर्मा जी ने बोल दिया कि यार मैं तो परेशान हूं तुमसे, भागो यहां से। हो गया, कहानी खत्म हो गई पाकिस्तान की। यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल यही बार बार कह रहा है, और ये जब था पावर में तब भी यही बात कहता था ये आदमी, आज भी यही बात कह रहा है। ये कह रहा है भाई तुम्हें अगर ये मिल भी जाता है आईएमएफ, इमीडिएटली तुम्हें दोबारा लेना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई पॉलिसी नहीं है कि आगे चल के मुल्क कैसे चलाना है। वही चीज है कि शर्मा जी दोपहर का खाना दे देंगे और गुप्ता जी रात का खाना दे देंगे, इसके अलावा कोई पॉलिसी नहीं है। जहां शर्मा जी ने बोला कि अच्छा ठीक है यार दोपहर का खाना नहीं, तुम एक काम करो, रात में 2 रोटी ले जाना मुझसे, ठीक है। अगर ये कहते हैं कि दोपहर का खाना नहीं, तुम रात की रोटी ले जाना, तो इनको दोपहर को भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि गुप्ता जी कहां गए हैं, कुल्लू मनाली छुट्टी पे। समझ गया मेरी बात? बस दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, पाकिस्तान ने, मैं आपको क्विकली पॉइंट्स पढ़ दूं, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं कि पाकिस्तान ने अग्री क्या क्या करा है। द गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट फिस्कल मेजर्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन टू रेज 170 बिलियन रुपीज। ये करीब 630 मिलियन डॉलर के करीब हैं जो ये लोग रेज करेंगे, जो कि रेजगारी है, चिल्लड़ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो भैया खजाना है। मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट, वो तो कर ही दिया इन लोगों ने लगभग। द गवर्नमेंट्स एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स टू इंक्रीज पेट्रोलियम लेवीज, ये देखो पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा, एनर्जी का दाम बढ़ेगा। सर्कुलर डेट गैस में ऐड नहीं करेगा। अरे सर्कुलर डेट पुराने कर्ज कैसे देगा ये तो बताओ। Agreement on increasing the budget of the Benazir income support scheme by 40 billion from 360 billion to 400 billion to reduce burden on inflation on most vulnerable sections of society। ये देखो यार बहुत ज्यादा, ये तो पाकिस्तान का भैया, इन्होंने गुर्दा कलेजी सब निकाल के रख लिया। आईएमएफ वालों ने गुर्दा कलेजी निकाल ली, फेफड़े निकाल दिए, जीभ निकाल दी, आंख निकाल दी, दांत निकाल दिए, और जब सब निकाल के टेबल पे रख दिया अलग, उसके बाद जलील और कर दिया 2 बार। यार बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान का भैया, बहुत बुरा हाल है, ठीक है। शहबाज शरीफ ने इसमें भी कॉन्फिडेंस दिखाया। भाई का कॉन्फिडेंस देखो आप, देखो ये कौन सा च्यवनप्राश खाता है मुझे नहीं पता, लेकिन शहबाज शरीफ का कॉन्फिडेंस देखो यार। आप देख रहे हो कॉन्फिडेंस शहबाज शरीफ का। वो कहता है कि हम 10 अरब रुपए तुर्की को देंगे, हमने एक फंड बनाया है। कॉन्फिडेंस देखिए आप पैसे मत देखिए क्योंकि वो पैसे किसी को नहीं दिखेंगे। मैं आज बोल रहा हूं, पाकिस्तानी बोल देते हैं ना उनको, यार पाकिस्तान में काम थोड़ा ना करना है, आपको अनाउंसमेंट करनी है बस, आपको फीता काटना है, बिल्डिंग बने ना बने। आप फीता गए, आपने वो पत्थर में लिख दिया इनॉग्रेटेड बाय शहबाज शरीफ, वहां पे ब्रिज है ही नहीं, रोड है ही नहीं, इनॉग्रेशन का प्लैंक लगा हुआ है, उसी को चाटते रहो आप जिंदगी भर। जैसे शहबाज शरीफ ने बोला मैं तुर्की जाऊंगा, किससे पूछा भाई? अगर आप मेजर के घर आओगे, मेजर से एक बार पूछोगे नहीं पूछोगे कि मेजर साहब हम आपके घर आना चाहते हैं, कितने बजे कन्वीनियंट है, आप सवेरे फ्री हो, शाम को फ्री हो, दोपहर को कब फ्री हो, आप टाइम बताओ, हम आना चाहते हैं। या फिर मैं किसी के घर जाऊंगा, मैं उससे टाइम लेकर जाऊंगा कि भाई साहब आप टाइम बता दीजिए, आप सवेरे शाम दोपहर कब फ्री हैं, मुझे आपसे मिलना था, मैं कब मिल सकता हूं आपसे। ये नॉर्मल कर्टसी होती है। इन्होंने पूछा नहीं तुर्की से, हमने कल कवर करा था ना, इन्होंने तुर्की से नहीं पूछा, इन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दी। पाकिस्तान में अनाउंसमेंट तो करनी होती है, तुर्की ने जलील कर दिया, और फिर वही पुराना फॉर्मूला पाकिस्तानी, वही लाहौरी चूरन है ना। बेइज्जती तो उतनी होती है जितनी महसूस हो, है जी, बेइज्जती उतनी होती है जितनी इनको महसूस ही नहीं होती। कहता कौन सी बेइज्जती यार, तो डेली का काम है अपना यार, आज बेइज्जती नहीं हुई यार, बड़ा बुरा लगा। हेलो, हाँ बिलावल, हाँ शहबाज साहब बताइए। अरे यार आज बेइज्जती नहीं हुई, शाम के 6 बज गए। मेजर कहाँ रहता है? सर सुना है नोएडा में रहता है सर। और मेजर को जरा कॉल लगाना जरा। हाँ हेलो मेजर साहब, मैं बेनजीर भुट्टो का बेटा बोल रहा हूं। अरे तुम्हारा कोई नाम तो होगा? हाँ मेरा नाम बिलावल है, सॉरी मैं बताना भूल गया। हाँ बिलावल बताओ। मेजर साहब आज हम जलील नहीं हुए, क्या आप कुछ कर सकते हैं, अर्जेंटली कुछ कर सकते हैं?
बोले यार मैं तो बाहर हूं दोस्तों के साथ। कोई बात नहीं मेजर साहब, दोस्तों के सामने जलील कर दो और मुझे वीडियो भेज दो उसका। शहबाज शरीफ साहब के पेट में पानी सा आ रहा है, वो कह रहे हैं आज जलील नहीं हुए हम। तो फिर ऐसे होमवर्क हमें दे देते हैं ये लोग। अब इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने बोल दिया कि 10 अरब पाकिस्तानी रुपए, अब मुझे नहीं पता 10 अरब पाकिस्तानी रुपए कितने होते हैं, ठीक है। वो वैसे ही वो टिश्यू पेपर से टॉयलेट पेपर की सफर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया पाकिस्तानी करेंसी का, लेकिन उन्होंने बड़े जोरों शोरों से कह दिया अब ये क्या करेंगे, लोगों से पैसा लेंगे। मैं आपको बताता हूं, ये लेंगे लोगों से पैसा कि तुर्की को देना है, मुसलमान है, असी भी मुसलमान थे, तुसी मुसलमान, ये चूरन अपने लोगों को खिलाएंगे और लोगों को इस्लाम का हवाला देंगे। ये पैसे इकट्ठा करेंगे लोगों से और शहबाज शरीफ इस पैसे को लेकर भाग जाएगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, इसमें तुर्की 1 रुपए नहीं पहुंचना, ठीक है ना तुर्की को चाहिए इनका पैसा, बट इनको 1 रुपए नहीं मिलना तुर्की से। ये सब मांगे तांगे का काम है, ये सब स्कैम्स हैं। जो पॉन्जी स्कीम्स होती है ना कि तुम 10 रुपए निकालो तो हम तुम्हें 10 रुपए डालो तो हम तुम्हें 20 रुपए देंगे, ये वही उनको पाकिस्तानी कौम को चूरन लगाएंगे और शहबाज शरीफ या कोई इनमें से ये बिलावल पैसे लेके भाग जाएगा बाहर। अच्छा, पाकिस्तान में भैया और ये खबर है कि 2 अफसर मारे गए बलूचिस्तान में। कोहलू एक जगह है, वहां पे आईईडी फटा, जमीन में बारूद की सुरंग दबी थी, आईईडी वो फटा। मेजर जावाद और कैप्टन सगीर ये चल लिए बस। और फिर आईएसपीआर जो है इनका जो प्रोपेगेंडा विंग है पाकिस्तानी फौज का, आईएसपीआर ने बोल दिया कि ये बड़ी गलत चीज है और हम इसको कंडेम करते हैं। कहानी खत्म हो गई, 2 जानें चली गई। आईएसपीआर ने बोला बहुत बुरा हुआ यार, उन्होंने बोला हाँ ये तो बहुत बुरा हुआ, दोनों भाई लोग अग्री हो गए, बुरा हुआ, कहानी खत्म हो गई, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में बड़ा सा लिथियम का कहते हैं कि एक बहुत 5.9 मिलियन टन्स डिस्कवर करा गया। अभी उसको वेरीफाई हो गया, वेरीफाई वो, लेकिन और उसमें और इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। वो सब चल रहा है कि इलेक्ट्रिक कार्स में लिथियम इस्तेमाल होता है, लिथियम आयन की बैटरीज होती हैं। तो अभी तो चाइना के पास है, बोलीविया के पास है और 2-4 मुल्क हैं जिसका मैंने देखा था कि जिनके पास लिथियम के डिपॉजिट्स हैं। तो अगर भारत का निकल जाता है कुछ सालों में तो फिर ये बढ़िया रहेगा। सलाल हैमामा एरिया है, ये रियासी जम्मू में एक्चुअली, रियासी जो एरिया है ना, जैसे ये पीर पंजाल है तो पीर पंजाल के नॉर्थ कश्मीर है, साउथ जम्मू है, तो ये जम्मू वाले एरिया में, कश्मीर वाले एरिया में नहीं है, ये रियासी में ये पाया गया है। और इससे ये निकलेगा तो काफ़ी फ़ायदा होगा, जो कार की इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक कार की इंडस्ट्री, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन बैटरीज, इससे बैटरीज बनती हैं तो लिथियम से बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, पाकिस्तान में बड़ा इसके ऊपर हड़कंप मच गया कि ये तो जम्मू और कश्मीर में निकला है तो इसमें हमें भी चाहिए। एक्चुअली वहाँ पे लोग बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं, वो वीडियोस आपको दिखा नहीं सकता, वो कॉपीराइट के चक्कर है, लेकिन वहाँ के लोग बोल रहे नहीं साहब, जम्मू और कश्मीर तो डिस्प्यूटेड एरिया है और हमें भी चाहिए। ओ भाई, लिथियम तुम्हें क्यों चाहिए पाकिस्तानी? तुम क्या करोगे लिथियम का? हमने दे दिया, चलो हमने बोला कि आधा तुम्हारा आधा हमारा, तुम करोगे क्या इससे? साइकिल तुम ठीक से बना नहीं पाते यार, तुम लिथियम का क्या करोगे? वो कोई मसाला है जो बिरयानी में डालना है, कोरमे में डालना है, तुम करोगे क्या लिथियम का? ये तो समझा दो हमें एक बार कि साहब हम लिथियम आपसे ले रहे हैं, हम उसका ये करेंगे। ये इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में काम आता है, उनकी बैटरीज में काम आता है, तुम क्या करोगे इसका? बताओ ना, मैं पूछ रहा हूं तुमसे। अंकल कराची में बैठे हो, अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और गालियां दे रहे हो मुझे, और मुझे जो कहते हैं कि बुरी बुरी बातें सारी कर रहे हो मेरे लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कराची में बैठे हो अंकल, आप बताओ ना क्या करोगे लिथियम का? क्या करते हैं लिथियम से? बिरयानी में डालते हैं, मुंह पे मलते हैं, क्या करते हैं लिथियम का? चाहिए, बस चाहिए। हमें नहीं पता हमें क्या करना है, लेकिन चाहिए, क्योंकि फ्री में मिल रहा है, चाहिए हमें। ओ भाई, ऐसा नहीं होता, नहीं मिलेगा लिथियम। स्ट्रेस मत लो अंकल इतना, अखबार पढ़ो आगे, कम ऑन, रीड योर न्यूज़पेपर। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें दोस्तों, और अब हम आते हैं बिल्कुल जो सवाल जवाब का मामला है उस पे। ये प्रशांत जी हैं, इनका एक सजेशन है। ग्रीटिंग्स मेजर सर, आई हैव अ रिक्वेस्ट रिगार्डिंग वीडियोस। ये कह रहे हैं कि आप स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म पे आप क्यों नहीं डालते? मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा हूं जिसमें करंट अफेयर्स की मुझे जानकारी चाहिए। अगर आप ऑडियो फॉर्मेट में अगर आप इसको स्पॉटिफाई में डाल दें तो प्रशांत जी बहुत अच्छा आइडिया है। और जो हमारी छोटी सी टीम है चाणक्य फोरम की, मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर हम काम करना शुरू करें। हम सोच रहे थे पहले 1-2 बार ना, हमने बात भी करी थी इसके बारे में, और हमने बोला भी था कि हम ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि सब लोग काम में इतना अपने फंस जाते हैं ना कि देन दे स्टार्ट सेइंग दैट कि नहीं इसको, अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको। बट आई अंडरस्टैंड, वी विल सर्टेनली डू इट, एंड थैंक यू फॉर योर सजेशन। मनीष सैनी जी हैं, आई एम मनीष फ्रॉम हरियाणा। ये कहते हैं मैं
6 PM का इंतजार करता हूं, 6 PM का, टू गेट वैल्यूएबल इनसाइट्स फ्रॉम मेजर आर्य अबाउट जियो पॉलिटिक्स। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ पाकिस्तान collapses दिस ईयर, मतलब ये सारा फॉरेक्स अपना कर लेते हैं, एनआरकी सिविल वॉर हो जाता है, and everything is just perfect to capture the POK with least military force, can India consider to do the military adventure this year? Keeping in mind India has to host different international meetings like SCO and G20. देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ POK में ना प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। POK तो होगा, दैट वी विल टेक, इसमें कोई शक नहीं है, ना मेरे दिमाग में, ना आपके दिमाग में, ना सरकार के दिमाग में। कौन सा सबसे बढ़िया तरीका होगा ये सरकार सोचेगी, राइट? POK में चाइनीज भी हैं, POK में चाइनीज भी हैं, और वहां से जो तिब्बत का एरिया है वो ज्यादा दूर नहीं है, दूर है थोड़ा सा लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, राइट? देयर आर सम एरियाज अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल दैट आर नॉट वेरी फार फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ लद्दाख। ठीक है जी। तो वहां पे थोड़ा सा मामला पेचीदा, इतना सिंपल नहीं है वहां पे, और दुनिया की नजरें हैं, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि you can't just walk into a place. You can actually do that, but I don't think India is looking at that. ये अपने आप बोलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, just wait for some time। ये पाकिस्तानी खुद अपने आप चीखना इन्होंने शुरू कर दिया है, इनका काउंटडाउन जो है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और ज्यादा दिन नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों पे आ जाएगा और बोलेगा यार आपको जो करना है करो, अब हमारे बस का नहीं है। क्योंकि द वर्ल्ड इज फेड अप विद पाकिस्तान, दुनिया बहुत परेशान हो गई यार पाकिस्तान से, बहुत ज्यादा परेशान हो गई। और ऐसी बात नहीं कि दुनिया नहीं देगी 2-2 अरब 1-1 अरब, बट इनकी वैसे ही जिंदगी चलने वाली है, 1 अरब से चल गई, 2 अरब से चल गई, यही होगा इनका, और कुछ नहीं होगा। और चोरी 1 नंबर की इनकी, और जो पैसा देंगे वो बाहर लूट के ले जाएंगे, फिर लोन जो है वो आवाम के ऊपर बढ़ जाएगा, ये सिलसिला चलने वाला है। सो वेट, इट इज गोइंग टू हैपन, आई डोंट नो हाउ इट विल हैपन, बट आई एम कन्विंस्ड दैट इट इज गोइंग टू हैपन। मैं POK और गिलगित बाल्टिस्तान वापस लेने की बात कर रहा हूं। अच्छा, Hi Major Sir, my name is Vinayak, I am from Bangalore. ये कहते हैं the collapse of Pakistan is inevitable. I'm worried about the impact it's going to have on India. I'm fearing a huge refugee crisis. अच्छा यार, ये जो बात कर रहे हो ना आप, इंटरनेशनल प्रेशर होगा कि इनको एक्सेप्ट करो, और हमें नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, विनायक जी कह रहे हैं बैंगलोर से। अच्छा ना विनायक जी, ऐसा है, मैं 2-3 बातें आपको बताता हूँ। कई लोग कहेंगे कि जो विनायक जी ने बात बोली है ये बड़ा फार फेच्ड सिनेरियो है। एक्चुअली इट्स नॉट। 1971 की लड़ाई आपको पता है क्यों हुई थी? उसके 2-3 वजूहत थे। देयर वर 2-3 फैक्टर्स, इनफैक्ट मोर देन 3 फैक्टर्स, बट वन ऑफ द मेन फैक्टर्स वाज रेफ्यूजी पॉपुलेशन कमिंग फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान इनटू इंडिया। समझ रहे हैं आप? तो जो आप बोल रहे हैं ना सिनेरियो, ये गलत नहीं है, आप गलत बात नहीं कह रहे, इतना फार फेच नहीं है, ये पहले हो चुका है। और अगर पाकिस्तानी फौज आती है उनको तो ठोक देंगे, लेकिन अगर कोई भारत की तरफ एक हुजूम आ गया 20-30-50 लाख का दौड़ते हुए पाकिस्तानी, राइट, जिनके हाथ में बच्चे हैं, बगल में औरतें हैं, तो फौजी उन पर बच्चों पर थोड़ा ना गोली चला देगा। सो दिस इज अ रियल सिनेरियो दैट आई फील वी मस्ट प्रिपेयर फॉर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस सिनेरियो बिकॉज इट इज हैपेंड इन द पास्ट। ये हमारे साथ हो चुका है। जब वहां पे ऑपरेशन सर्चलाइट हुई थी और पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पे तशद्दुद करना शुरू करा था और लोगों को मारना पीटना, गैंगरेप्स, किलिंग्स, डिसअपियरेंसेस अब शुरू हो गए थे, तो सारे के सारे जो वहां पे बंगालीज थे ईस्ट पाकिस्तान के, वो भागकर इंडिया आए और भारत में बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बात यह नहीं कि वहां से 2-3 करोड़ या 5 करोड़ रेफ्यूजी आना यहाँ पे पसंद करेंगे, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे? अफगानिस्तान तो जाएंगे नहीं, अफगानिस्तान जाएंगे नहीं, चाइना उनको घुसने नहीं देगा, ईरान उनको पसंद नहीं करता, ज़्यादा पसंद तो कर हम भी नहीं करते, लेकिन उनके लिए जो नेचुरल है उनके दिमाग से वो इंडिया है। अगर आके खड़े हो गए पंजाब बॉर्डर पे 20 लाख लोग, तो बेचारा वो BSF का ऑफिसर जो BOP में, वो क्या ही कर लेगा यार? मतलब व्हाट शुड यू डू व्हेन देयर आर किड्स देयर? और पाकिस्तानी करेंगे ऐसा, मैं आपको बता रहा हूं। एंड इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फीडिंग पीपल, फीडिंग पीपल इज नॉट अ प्रॉब्लम, वी हैव एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इन इंडिया। लोगों को खिलाने पिलाने का कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है कि रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, कोई बंदा कभी फट सकता है यार कहीं पे। तो आप कैसे ट्रस्ट करेंगे कि इतने लोग आ रहे हैं? वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो लोग, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, फॉरेन गवर्नमेंट से देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर, और ये होगा किसी ना किसी दिन, क्योंकि पहले भी हो चुका है ये। सो ये पहली बार नहीं होगा जो ये हो रहा है। इट्स हैपेंड इन 1971 एंड वन ऑफ द ट्रिगर्स ऑफ वॉर फॉर 1971 वाज
population inflow from East Pakistan into India. विपिन देव जी कहते हैं नमस्ते मेजर साहब, थैंक यू फॉर एजुकेटिंग. नमस्ते विपिन जी. न्यूज रिपोर्ट, ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ इस्लामिस्ट टेररिज्म एंड खालिस्तानी टेररिज्म. अच्छा विपिन जी, इसका मैंने जवाब पूरा दे दिया तो मैं इसमें जवाब नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ये इंग्लैंड के लिए बहुत एक हेडेक है. एंड कनाडा भी रियलाइज करेगा कि इनके लिए, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया के अंदर मारपीट तो नहीं कर रहे ना, और धीरे 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 ये लोग बढ़ रहे हैं तादाद में, पावर में. ठीक है. और एक दिन मैं बता रहा हूं, ये गोरे के मुल्क में गोरे को इतना डरा देंगे, गोरा अपने घर से नहीं निकलेगा. बट दैट सर्व्स देम राइट. ठीक है, दैट सर्व्स द ब्रिटिश राइट. और करो अपना दिल दरिया यार, हम तो नहीं समझा सकते इससे ज्यादा. तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें करना है करो. अच्छा जी, सत्यम उपाध्याय जी, do you see a more positive India-Turkey relationship in the coming years after how India is sending help to the quake hit nation? Can we expect a geopolitical shift from Turkey? देखिए मैं आपको बताता हूं सत्यम जी, मैं आपको बताता हूं. इसमें ऐसा है कि यू सी, टर्की में जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है कश्मीर को लेकर ना, ये एर्दोगान से जुड़ी हुई है. ये एर्दोगान के पर्सनल बिलीफ सिस्टम से जुड़ी हुई है. आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग दैट टर्की वुड लाइक टू कंटिन्यू लेटर. और किसी भी पाकिस्तानी को गलतफहमी है कि तुर्की अगर कश्मीर के लिए कुछ चीजें बोल रहा है तो पाकिस्तान के, वो इसलिए बोल रहा है कि पाकिस्तान को फायदा हो, ये पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी गलतफहमी है. उनको ये लगता है कि द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड अस. हर एक पाकिस्तानी को गलतफहमी है, हर एक पाकिस्तानी को, कि बीच में पाकिस्तान और दुनिया ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है, क्योंकि कल में बना था पाकिस्तान. सम आई डोंट नो व्हाट नोशन दे हैव इन देयर माइंड, बट उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमती है. जो कश्मीर का नाम लेता है ना तुर्की, दैट इज नॉट टू सपोर्ट पाकिस्तान. का सपोर्ट उससे होता है, बट वो पाकिस्तान के लिए नहीं करता. उसके अपने एम्बिशंस हैं, लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड वगैरह वगैरह. तो पैलेस्टीन के बारे में बोलेगा, टर्की के बारे में, माफ कीजिएगा, कश्मीर के बारे में भी बोलेगा, सऊदी अरब के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि हरमैन शरीफ तो सऊदी अरब में, मक्का और मदीना सऊदी अरब में, वहां पे मस्जिद है सऊदी अरब में, वो तो तुर्की में नहीं है. लेकिन वही ऑटोमन एम्पायर की बात. तो ये सब जो इनका कीड़ा है ना, ये आई थिंक इट इज एर्दोगान स्पेसिफिक. एर्दोगान जब चला जाएगा, कीड़ा भी चला जाएगा धीरे धीरे. ठीक है, ये लॉन्ग टर्म में लास्ट नहीं करने वाला, बिकॉज आफ्टर ऑल, हाँ जो हम हेल्प कर रहे हैं टर्की के, उससे थोड़ा बहुत फर्क लगेगा. बट दीज इशूज ना, दीज डिसीजंस आर नॉट मेड विद इमोशन यार. ये ऐसे भाई हम इमोशन से, ये लोग कोई भी मुल्क डिसीजन लेता कि यार इंडिया ने हमें मदद करी थी, इतने डॉक्टर भेजे थे, देखो इतना राशन भेजा था, चलो हम अपनी पॉलिसी रिवर्स कर लेते हैं. हाँ थोड़ा सा सॉफ्टनिंग हो जाएगी, ये जरूर है. पर टू से दैट टर्की विल चेंज इट्स पॉलिसी, आई डोंट थिंक सो. बट मुझे लगता है थोड़ा सा सॉफ्टनिंग हो जाएगी, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट. बाकी हम मैनेज कर लेंगे. आखिरी जो है आज का, वो है ये दोषी भटला आत्रेय करुण. Have huge respect for the forces, and ever since I've started following your channel, have helped me understand geopolitics. I'm a doctor living in Germany, and I always watch your show. I have a batchmate from medicine who works in the ITBP, Indo-Tibetan Border Police. Through some conversation, he disregarded the contribution of NRIs to the present day in India. Is the notion of NRIs having India for good and being of no use to the nation prevalent in the forces? Please enlighten. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये जो आपके एक दोस्त जो ITBP में डॉक्टर है, अगर आपने उसने बोला है, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा समझते हैं या काफी लोग ऐसा समझते हैं. दिस इज एन ओपिनियन ऑफ एन इंडिविजुअल. लेट मी टेल यू, फॉरगेट अबाउट द फोर्सेस. ओके, आप फोर्सेस की बात पूछ रहे हैं, फोर्सेस को भूल. व्हेन वी से आर्म्ड फोर्सेस मींस आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. इट डज नॉट मीन द अदर फोर्सेस. देन देयर आर पैरामिलिट्री फोर्सेस, देयर आर CPO, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, व्हिच इज ITBP, BSF एंड CIS. मैं आपको एक नॉमेनक्लेचर का फर्क बता रहा हूं. ITBP is a great force, BSF is a great force, CRPF is a fantastic force, SSB, CISF, ये सब बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन ये जो ओपिनियन है ना, एक इंडिविजुअल का ओपिनियन है. मैं पर्सनली आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर NRIs, एंड आई थिंक यार NRIs ना, इट्स नॉट जस्ट कि वो बाहर जाके इंजीनियर है या डॉक्टर है या समथिंग लाइक दैट. NRIs हमारे एम्बेसडर्स हैं बाहर. आजकल का जमाना जब इतना अभी मुझे किसी ने बताया कि ChatGPT इज मेड बाय एन इंडियन लेडी. वो मीरा क्या नाम है उसका, मैं नाम ही भूल गया उसका. सो वी कैन, यार जब आप प्राउडली क्लेम करते हो, सत्य नडेला कौन है, सुंदर पिचाई कौन है, वो कौन है, कौन वो तो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं ना. ऋषि सुनक कौन है? तो भाई जब ऋषि सुनक ये कहता है, जब वो भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के अपनी शपथ लेता है प्राइम मिनिस्टर की, और वो कहता है जो भी काम मैं कर रहा हूं मैं धर्म के लिए कर रहा हूं, तो डोंट यू फील अ सेंस ऑफ प्राइड व्हेन
NRIs do so well, and people say that though they are 1% of the population, they pay 6% of the taxes, and Indians are law-abiding citizens and the best of the best and highest earners. तो हमें क्या गर्व नहीं होता कि हमारे लोग इतना बाहर कर रहे हैं? तो ये आप बिल्कुल अपने मन में ऐसा मत. This is the opinion of an individual. It has nothing to do with forces. It has nothing to do with the color of the uniform. Whether the color of the uniform is olive green, it is sky blue, it's white, or it's khaki. इससे उसका कोई लेना देना नहीं. It has nothing to do with that. We are very, very proud of our NRIs. We are very proud of what you do, and we are proud of you not because you're successful only. We are also proud of that. But our pride also stems from the fact that जब कोई भी NRI जाता है ना और किसी अंग्रेज से मिलता है या किसी फॉरेनर से मिलता है, और जब फॉरेनर देख के उसका क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी कैपेबिलिटी देख के इंप्रेस होता है, तो फॉरेनर पता है क्या दिमाग में सोचता है? वो थोड़ा ना बोलता है NRI है ये सब. वो कहता है यार इंडियन ऐसे ही होते हैं यार. Indians are intelligent, law-abiding. Indians are successful. They're good people. They are active members and helpful members of society. तो वो पूरा इंडिया के बारे में जो अपना एक थॉट बनाता है वो, you see, they make up their minds about a complete nation. वो कैसे करते हैं? वो ऐसे ही करते हैं because of NRIs. तो NRIs are an asset to India, right? जो पाकिस्तानी है, देयर आर लाइबिलिटी बिकॉज वो तो हरकतें वैसी करते हैं. इफ यू कंपेयर, आई डोंट वांट टू कंपेयर, एंड आई अपोलोजाइज टू माय NRI brothers and sisters, I don't want to compare you to Pakistanis, but I'm just giving you an idea that like you are the pride. They are not the pride because वो जो हरकतें करते हैं ना वहां पे अमेरिका में या यूके में, वहां पे गोरा ही समझता अरे यार पूरा मुल्क ही जिहादी होगा इनका, which is not true, but that is what they do outside. Prison population is full of Pakistanis here. मतलब मैक्सिमम वहां पे आपको देखेंगे पाकिस्तानीज आपको मिलेंगे अब ऐसी कुछ आसपास. तो ये है. तो थैंक यू दोस्तों, ये आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय.